बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बजट सत्र का जिक्र करते हैं। और जहां नई दिल्ली में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट सेशन चल रहा है, वहीं पर आज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर का मामला उठाया और मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली के हवाले से ऐवान में एक बिल लाए। साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि उन्होंने वाजपेयी को बहुत सुना है, पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के तौर पर भी, बाकी मिनिस्टर साहिबान के तौर पर भी, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी बड़ी स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए कोई बयान उनका नहीं सुना है। गुलाम नबी आज़ाद ने बिल्कुल चोट की है भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर उन्होंने 370 हटाई है, पहले उनका मानना है कि गैर कानूनी तौर पर हटाई गई है। और साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद का यह भी मानना है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर इक्तिसादी तौर पर और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पीछे चले गई है। गुलाम नबी आज़ाद ने मुफस्सल तौर पर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी या मरकजी सरकार के इस फैसले के बिल्कुल भी हक में नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त या 5 अगस्त साल 2019 के बाद हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। इसी वजह से उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब इलेक्शन कराने के हवाले से, यानी जो असेंबली इंतखाबात है उनको बरोइकार लाने के लिए, उनको अमलाने के लिए भी इकदामात उठाए जाएं। और साथ ही साथ उनकी यही डिमांड रही कि मौजूदा सेशन के दौरान ही जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली के लिए, यानी रियासत का दर्जा दिलाने के हवाले से यहाँ पर बिल लाई जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि बाइफरकेशन किसी भी तौर किसी भी हुकूमत ने आज तक किसी भी इतनी बड़ी स्टेट का नहीं किया था। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 37 में 2-3 प्रोविजंस थे जिसकी वजह से जमीन कोई बाहर नहीं खरीद सकता। और ये पहली जगह नहीं है, हिमाचल में कोई नहीं खरीद सकता है, उत्तराखंड कोई नहीं खरीद सकता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं कोई खरीद सकता, हमारे SC ST की जमीन कोई पूरे देश भर नहीं खरीद सकता। तो ये कोई अनुभूत चीज नहीं थी कि जम्मू कश्मीर ने ही खा लिया सब कुछ, ऐसा तो पूरे हिंदुस्तान में है। तो मेरी आपसे निवेदन करना है कि अगर जम्मू कश्मीर को प्रोग्रेस करना है और अगर बॉर्डर्स पे हमने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है, तो हमने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में रहना है और उनको प्यार देना है, प्रेम देना है, मोहब्बत से इकट्ठे रखना है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि बिल इस सदन में लाएं और स्टेटहुड को आप वापस रेस्टोर करें और स्टेटहुड देकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो जाएं। गुलाम नबी आज़ाद आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर ही उन्होंने बात नहीं की, बल्कि किसानों का आंदोलन जहां पूरे मुल्क में जारी है, वहीं पर उन्होंने किसानों का मामला एक बार फिर आज उठाया। और गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ी शिद्दत के साथ ये बात बताई और जो ऐवान में वज़ीर आज़म से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे, उनको ये बावर कराने की कोशिश की कि मुल्क के अंदर, यानी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 18वीं सदी से लेकर आज तक जब जब भी किसानों ने बात उठाई है, जब जब भी आंदोलन चला है, तो उस वक्त सरकार को झुकना पड़ा है। गुलाम नबी आज़ाद ने 5-6 वाक़ों का जिक्र किया। गांधी जी के आंदोलन से लेकर बाकी किसानों के आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई बार गुजरात से लेकर बाकी स्टेट्स में यहाँ तक कि सरकार ने इतनी सख्ती बरती है कि किसानों की ज़मीनें भी जब्त की गई थी और किसानों से टैक्स भी वसूल किया जाता था, लेकिन बिलाखिर नतीजा यही हुआ कि सरकार को ही किसानों के सामने झुकना पड़ा। आज के आंदोलन का या आज के किसानों के एहतजाज का हवाला देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सरकार को चाहे कि किसानों से वो दूरी इख्तियार न करे, बल्कि किसानों के साथ जो मामलात है उनको बातचीत के जरिए हल किया जाए और किसानों की डिमांड्स को, उनके मुतालबात को असल सूरत में माना जाए, ताकि मुल्क के अंदर हालात ज्यादा खराब ना हो जाए। जो गतिरोध बना हुआ किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे, और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण
उन एजिटेशन से जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा था। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे और गांधी जी के सुझाव और सिलेक्ट कमेटी के जो सुझाव दिए और नील की खेती बंद हो गई। एक दूसरी मिसाल है इस चंपारण की और अंग्रेज हुकूमत की। माननीय प्रधानमंत्री जी मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनके स्टेट की बात कर रहा हूं। चौथे आंदोलन की 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें महात्मा जी गांधी जी शुरू हुए और बाद में उसका संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने उसको चलाया। गांधी जी ने और पटेल जी ने कहा कि देश भर के लोग नहीं आएंगे, गुजरात के भी लोग नहीं आएंगे, यहां के लोग सिर्फ इसका आंदोलन करेंगे या ज्यादा से ज्यादा गुजरात के लोग, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। उन्होंने पिटीशन दी बंबई सरकार को, कमिश्नरी को कि हमारे टैक्स खत्म किए जाएं। उन्होंने बंबई सरकार ने, जो उस वक्त की यूनाइटेड सरकार थी ब्रिटिश की, उन्होंने उनकी डिमांड को रद्द कर दिया और उनको वार्न किया गया कि अगर आप ये टैक्स नहीं देंगे आपकी जमीन जब्त की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, आप जेल में जा सकते हैं। लेकिन रिवोल्ट इतना बढ़ा कि लोगों की ने प्रॉपर्टी उनकी ली गई, जमीन उनकी ली गई और जमीन सीज की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस साल के लिए टैक्स माफ किए गए और जो इंक्रीज जो बढ़ाए गए थे टैक्स सरकार ने वो घटा लिए और जो जमीन और घर सरकार ने लिए थे उनको वापस दे दिए। तो वापस किसानों की इसमें फिर से जीत हुई। मैं दूसरा सत्याग्रह की बात करता हूं, 5वें सत्याग्रह की बात करता हूं, बरदोली 1928। इसमें भी 1925 में गवर्नमेंट बंबई प्रेसिडेंसी ने टैक्स बढ़ाए किसानों के 22%। इतना कभी भी टैक्स नहीं बढ़ा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गवर्नर बंबई को लिखा टैक्स कम करने के लिए, लेकिन गवर्नर ने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नॉन पेमेंट की वजह से लोगों को तंग किया गया, उनकी प्रॉपर्टी घर, लेकिन एक भी आदमी उस ऑक्शन के लिए नहीं आया। गवर्नमेंट ने तो ऑक्शन की, लेकिन ना जमीन लेने के लिए कोई आया, न घर लेने के लिए। चलिए नाज़रीन, दिल्ली के बाद अब रुख करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां डीडीसी इंतखाबात हो चुके हैं और उसके बाद अब काउंसिल के लिए, यानी जो डीडीसी काउंसिल है उसके हवाले से जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाने हैं उसके हवाले से अब सरगर्मियां तेज हो गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनेगा और इसमें श्रीनगर के लिए अपनी पार्टी ने दावेदारी ठोकी है। अपनी पार्टी का दावा है कि उनके पास अब जो डीडीसी कैंडिडेट्स है वो 9 है, यानी यहाँ श्रीनगर में वो अक्सरियत में है। हालांकि उनके 2 ही कैंडिडेट्स यहाँ से जीत के आए थे, लेकिन उनका मानना है कि उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों का साथ मिल चुका है और श्रीनगर के लिए वो बाज़ाब्ता तौर पर जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं उसके ओहदे के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। और इस हवाले से आज मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो कि आज इस फंक्शन में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर आज 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। और अल्ताफ बुखारी का मानना है कि उनका मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर तामीराती सरगर्मियों को फ़रोग देना है और अवामी बहबूद के लिए काम करना है और इसमें वो मिलजुल कर काम करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने इस डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया और जिन मायानाज नौजवान लड़कों, लड़कियों और बुज़ुर्गों को इलेक्ट किया, आज हम सब मिलके उनकी खिदमत में श्रीनगर का काउंसिल की तैयारी में जो पहली मीटिंग की,
9 लोग हम जमा हो गए हैं, इसका मतलब है मेजॉरिटी ये अपनी पार्टी के बैनर के तले बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी 5 लोग हैं मैं उनको भी यहाँ से अपील करता हूँ कि वो भी आ जाएं कि कंसेंसस से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करें। बाकी वो जहाँ हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मकसद तो एक ही है ना कि उनको लोगों की खिदमत करनी है। हम सब का मकसद है जो पिछले 3 साल से लोगों के मसाइल ब्यूरोक्रेसी तक ही महदूद रहें, आज ये अवामी नुमाइंदे उनके मसलों को अटेंड करें और हल करें। मैं एक वादा देना चाहता हूँ श्रीनगर के अवाम को कि इंशाल्लाह हम उनके लिए जो भी चीज़ करनी है, मैंने जैसे पहले भी कहा ये इलेक्शन खाली उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, रोड हैं, इन चीज़ों के लिए ये इसका कोई और माने नहीं है इन इलेक्शंस का। वो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरे उतर सकें और ये जो नई काउंसिल होगी इंशाल्लाह इनको पूरी बैकिंग अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी की रहेगी। नाज़रीन, चूँकि आज श्रीनगर में पार्टी के हेडक्वार्टर पर जो आज एक इजलास भी हुआ और इजलास में जहाँ कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने यहाँ पर अपनी पार्टी का दामन भी थाम लिया और यहाँ पर पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी और इस तादाद से, इस मजमूए से आज जो गुलाम हसन मीर पार्टी के नायब सदर हैं उनकी भी तकरीर यहाँ पर सुनने को मिली। हालांकि मरकज़ी सरकार ये दावा कर रही है कि 5 अगस्त साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई गई है उससे सोशो इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हो रही है, यानी इक़्तिसादी तौर पर या समाजी तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग खुद कफील हो रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? लेकिन इसी से मुतल्लिक गुलाम हसन मीर का भी आज यहाँ पर बयान सुनने को मिला। गुलाम हसन मीर का मानना था कि उस फैसले के बाद यानी 5 अगस्त के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को खदशात थे कि उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी और उनकी ज़मीनें चली जाएंगी और उनकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनका मानना है कि जब अपनी पार्टी का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म से मिला, उनसे मुलाकात हुआ और हमने पहले ही इन चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे ढूंढे और वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की ज़मीन और यहाँ की शनाख्त बरकरार रहनी चाहिए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने हामी भर ली है। उनका मानना है कि क्रेडिट अपनी पार्टी को जाता है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि बज़ाहिर अगर कोई नरेंद्र मोदी के साथ बात करना नहीं चाहता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और अगर मसाइल का हल ढूंढना है तो वज़ीर-ए-आज़म से ही ढूंढा जा सकता है। तो इस वजह से वही दरवाज़ा उनके लिए नस्बुल-ऐन है और वहीं से ही उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मसाइल हैं वो उसी दर से हल हो जाएंगे। गुलाम हसन मीर ने अपनी तकरीर में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। यम सात दफा 370 गो खत्म, तम सात में पता ये शहर की नफर हवस सवारिस कंसे मौका कत करान पे दपान हे सलम हज गो पोज यम हज बदलावन ये आबादी हुंद तनासुब यम हज इन नेब्र पे ये बसावन। नंबर 2 नौजवानस फोनस पे कुन कत सो दपान हत हज वखेक सन नौकरी तो ये खेक दिल वाल वही अम पे जमीन तज खोक। मगर ये कत कर गोडनथी अपनी पार्टी क्रेडिट यमो हिम्मत कर प्राइम मिनिस्टरस कर कत, यह पोज कत अस दिलस यत यसान समखाव यमिस प्राइम मिनिस्टरस या कस, मगर सह मे तान बनाउन, सह तत बनित तस तान अख्तियार, तस निश गसो ना अद कस निश गसो सान मुश्किलातन मज कमी है कर तस निश गसो तेल कस निश गसो तस निश ये गए गोडनिच कत योस अपनी पार्टी कर सो कत कर युस हसा ये जहनन मज वहम चुक त्रोमुत कि ये हसा बदलू तुम तब्दीली हुंद तनासुब यह गस प्राइम मिनिस्टर सद ऑफिस पे आव गोडनिच लट स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर लुकन हंद खतर अगर तिमन अमि किस्म कह खदश तिमन पज खदश त्राउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमि किस्म कह अंदेश। जो कुछ हमसे छीना लिया धीरे धीरे वो तहफ़्फ़ुज़ात हम वापस लाएंगे। अपनी पार्टी कमिटेड है इस बात पे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को हम जम्मू कश्मीर लोगों के लिए लाएंगे। अपनी पार्टी वनान कि युस गवर्नर रूल यह खबर क्या यह अवामी सरकार मुतबादल कह, अपनी पार्टी वनान फौरी तौर गि जम्मू कश्मीर मज अवामी हुकूमत कायम गई ताकि इस लुकन हज तर्जमान आए।
नाज़रीन, मौसम का जिक्र करते हैं। सियासी मौसम तो अभी ठंडा ठंडा ही है, लेकिन जब हम दर्जा हरारत का जिक्र करते हैं तो कश्मीर में दर्जा हरारत -16 तक भी पहुंच चुका था। लेकिन अब श्रीनगर का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेकिन महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी कि दौरान शब से ही बर्फबारी होगी और पेशन गोई के ऐन मुताबिक कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो रही है। शहर श्रीनगर में दही इलाकों के मुकाबले में बर्फबारी कम हो रही है, यानी लाइट स्नोफॉलिंग हो रही है। लेकिन जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर लाइट से यानी हल्की बर्फबारी से लेकर दरमियाना दर्जे दर की जो बर्फबारी है वो हो रही है। महकमा मौसमियात का मानना है कि आज शाम तक ये बर्फबारी कश्मीर के अंदर रह सकती है, यानी आज रात तक ही ये बर्फबारी रहेगी और उसके बाद मौसम में बतदरीज जो है तब्दीली आएगी। हमारे साथी इरफान फाजिल ने डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार के साथ बात की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, जैसे हमारी पेशन गोई थी 2 तारीख शाम से ही एक WD आ रहा था और 3 शाम तक जो इसका इम्पैक्ट होगा और हल्की बर्फबारी जो है हर जगह से रिपोर्ट हुई और ख़ासकर कुपवारा साइड की अगर हम बात करेंगे करना कैरन सेक्टर की, वहाँ पे 6 इंच से लेकर 8 इंच तक गिरा है और यहाँ श्रीनगर में भी लगभग 1 इंच के आसपास अभी हुआ है, तो बर्फबारी फिर से शुरू हुई है। तो बाकी जगहों पे भी खासकर गुलमर्ग की बात करेंगे, वहाँ पे भी 5-6 इंच के आसपास हुआ है, तो हर जगह लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल अभी तक हुआ है। तो हमारी पेशन गोई भी यही थी कि मॉडरेट स्नोफॉल जो है हमारा हायर रीचेस या मिडिल रीचेस में होगा और यहाँ लाइट स्नोफॉल जो है प्लेन्स में होगा। मुख्तार साहब, क्या ये चीज़ लगातार अभी 2-3 दिन तक जारी रहेगी, जिस तरीके से आपने पहले 1 से लेकर 3 तारीख तक बात की थी? ऐसा पेशन गोई तो हमने दिया भी नहीं था। 31 और 1 के बीच में एक लाइट स्पेल का बोला था, फिर एक पूरा दिन 2 शाम तक जो है हमने ठीक है बोला था, फिर 2 शाम से लेकर 3 शाम तक मौसम ख़राब रहेगा, ये हमारी पेशन गोई थी। फिलहाल अभी ये 3 शाम तक रहेगा, उसके बाद जो है मौसम लगभग 8 शाम तक जो है ठीक रहेगा। और इसी बीच जो है आज दर्जा हरारत में खासकर अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो -0.4 गया है, तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिला है लोगों को, क्योंकि -7-8 तक टच किया इस सीज़न में। 8.8 जो है अभी तक का लोवेस्ट गया है जनवरी में। तो फिलहाल अभी आने वाले दिनों में भी कल भी थोड़ा सा दर्जा हरारत ठीक रहेगा मिनिमम की अगर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंड बढ़ सकता है क्योंकि मौसम जो है फिर से खुल रहा है और आने वाले दिनों में मैक्सिमम में भी इम्प्रूवमेंट होगा और फिर ग्रेजुअली 8-9 के बाद हम पूरा इम्प्रूवमेंट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर मैक्सिमम मिनिमम दोनों की। हमने बात की यहाँ पर, जी हाँ, मेट्रोलॉजिकल के जो यहाँ पर इंचार्ज है मुख्तार अहमद साहब, इनसे हमने जाना कि आखिरकार क्या कुछ वजूहात रहे हैं जबकि पेशन गोई भी की गई है और उसका असर जो है ज़मीनी सतह पर अभी दिखाई दे रहा है। और लगातार इनका ये भी मानना है कि मॉडरेट और साथ साथ लाइट स्नोफॉल के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जो इस 1-2 दिन तक जारी रहेगा, उसके बाद मौसम थोड़ा साजगार भी होगा। और फिलहाल लगातार ये सिलसिला जो है वादिया कश्मीर में जारी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, श्रीनगर के नटीपुरा में दूध गंगा के किनारे अलमदार स्टील फर्नीचर के नाम से एक यूनिट होल्डर काम कर रहा है और ये यूनिट यहाँ पर 1991 से यहाँ पर काम कर रहा है। यूनिट के मालिक का मानना है कि फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानब से उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें बार बार नोटिस सर्व की जाती है कि आपका यूनिट सरकारी ज़मीन पर या हम कहेंगे कि जो दूध गंगा का किनारा है उस पर इलीगली बनाया गया है। उनका मानना है कि ये मामला इससे पहले भी साल 2017 में कोर्ट के ज़ेर गौर आया है और कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में महकमे को यह तंबिया किया है कि मज़कूरा यूनिट होल्डर के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। चूँकि साल 2017 में कोर्ट का ऑर्डर आता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उसका इल्ज़ाम है, बशीर अहमद जो कि इसका मालिक है, उसका मानना है कि महकमा की जानिब से उन्हें तंग किया जाता है और बार बार नोट से उन्हें सौंप दी जाती है। लेकिन उनका मानना है कि हर बार उन्होंने ऑफिशियली ही, डॉक्यूमेंटली ही जो कुछ कानून और ज़वाबित है उसके मुताबिक ही उन्होंने इन नोटिसों का जवाब भी दिया। लेकिन उनका मानना है कि अब महकमे की जानिब से गैर कानूनी तौर पर जो उसकी फैक्ट्री बनाई गई है उस इलाके में, उसके ढांचे के एक हिस्से को मुनहदिम किया गया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस कार्रवाई के खिलाफ जो मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बकौल उसके ये कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर की गई है। चूँकि ये ज़मीन मस्जिद कमेटी जो वहाँ की है उनकी है और उन्होंने लीज़ पर ली हुई है और ये लीज़ चाडूरा कोर्ट ने जो वहाँ के जज साहिबान हैं उनकी जानिब से उन्हें फराहम किया गया है और
मुतल्लिका जज ने उस वक्त तमाम जो दस्तावेजात थे, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था, उसको देखते हुए उन्हें लीज फराहम किया, लेकिन आज महकमा उसको चैलेंज कर रहा है। मज़कूरा शख्स का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। मेरा नाम बशीर अहमद खान, बस SSI यूनिट चलावान एंटरप्रेन्योर अलमदार स्टील फर्नीचर नटीपोरा निशन। तुम वो पान कि मे आई वुक तम अकि 2 लटि फ्लड कंट्रोल पे नोटिस, मे दु तथ टाइम टू टाइम जवाब तह मे हाई कोर्ट आर्डर 2017 मज कोड़मुत कि मे मह करो तुम यह हिरासमेंट कह। तो पत इंतजामिया कमेटी मे अवकाफ लैंड रेंटस पे तमो दुतमुत, मे तमो सत लीज डीड तोर्मुत, बाज़ाब्त सह रिकॉर्ड दुतमुत डिफरेंट डिपार्टमेंटन मज तमो सत मे यह रजिस्ट्रेशन कर्मुत। तो यम आई इंतजामिया कमेटी तथ लोअर कोर्टस मज केस कोर्मुत, तथ 2 फरवरी डेट, तो तमो कोर्टन स्टे कोर्मुत। तम मजीद तम फास्ट ट्रैकस मज कि मेन यह फैक्ट्री कर डिसमेंटल, मे कोर काफ़ी लॉस, बेस ये वर्कर्स तम ऑलरेडी काम करान पतमो 20 वरियो पे 15 वरियो पे, तो तम तक बेरोजगार, बह बनोस बेरोजगार। बस गवर्नमेंट इंतजामियस रिक्वेस्ट करान कि अत कर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। डिमार्केशन खतर चीफ इंजीनियर लेटर दितमस, टिल डेट कर यमो डिमार्केशन कहीं, तो तमें ब्रोटे आई यम, तो यमो कोर यह डिसमेंटल। बस गवर्नमेंटस अपील करान कि बाज़ाब्त करियो तुम छानबीन, अगर हसा मे अत मज लॉफुल फॉलो कोर्मुत कह, तेल छुस बह कहीं हक थवान कि गवर्नमेंट कर मे कह सहायता। अगर तमो ऑफिसरों यमो यह कोर, अगर तिमन पे ये एलिगेशन बह दिवान छुस, अगर तिमन सही द्राय तिमन खिलाफ गई एक्शन नी। तो नाज़रीन, आपने सुना जो मज़कूरा यूनिट होल्डर जो अलमदार स्टील फर्नीचर का मालिक है, उसकी ग्रीवेंसेस क्या है, उसके इल्ज़ामात क्या है। लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात को हमने मुत्तल्लिका महकमे के जो चीफ इंजीनियर है इफ्तिखार ककरू साहब, उनकी नोटिस में लाया। हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई आपने कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन की है, क्या आपने वाकई उस डीड की जो लीज डीड बनी थी, जो मुत्तल्लिका वक्फ वहाँ का मस्जिद कमेटी है उनके और इस यूनिट होल्डर के दरमियान, क्या आपने वाकई इसकी वायलेशन की है। ताहम उन्होंने इन इल्ज़ामात को सिरे से ही नकारा। मज़कूरा ऑफिसर यानी चीफ इंजीनियर का मानना है कि जिस हिस्से पर बिल्डोज़र चलाया गया है, यानी जिस हिस्से को, जिस ढांचे को उन्होंने मुनहदिम किया है, वो मस्जिद कमेटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। बल्कि उनका मानना है कि वहाँ पर मस्जिद कमेटी का भी ज़मीन है, लेकिन वो दूसरी तरफ है। लेकिन जो ढांचा उस बैंक पे, या हम कहेंगे कि जो दूध गंगा नाला है उसके बैंक्स पे, उसके किनारे पे बना गया है, उसी हिस्से को उन्होंने ख़त्म किया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए वो भी आप तक पहुँचाते हैं। देखिए, हमने जो डिमोलिशन ड्राइव शुरू की है, वो जो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं और या रिवर है, नाले हैं, तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं PIL में कि जितनी भी इंक्रूचमेंट्स हैं वाटर बॉडीज़ में और रिवर नालाज में, उनको आप रिमूव कर दीजिए। और जो पोर्शन हमने डिमोलिश किया है वो एम्बैंकमेंट के ऊपर है। जिस डिस्प्यूट की आप बात करते हैं और जिस कोर्ट केस की आप बात करते हैं, वो ज़मीन नहीं है जिस पे इसने जो हमने डिमोलिश किया है। असल में इसने क्या किया, इसने जो पहला जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसने पहले एक जगह खड़ा किया और उसी को फिर एक्सटेंड करता गया, और उसने अल्टीमेटली सारा हमारा जो उसका दूध गंगा नाला का एम्बैंकमेंट है उस सारे एम्बैंकमेंट को कवर कर दिया। लेकिन मैं यहाँ ये आपको कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर मस्जिद कमेटी ने इसके साथ कोई लीज डीड की है, मेरी नज़र में वो भी इलीगल है। कि मस्जिद कमेटी का कोई लोकस ही नहीं है कि कहीं पे किसी और ज़मीन को वो किसी प्राइवेट पार्टी के साथ एक लीज एंटर कर ले, जबकि उसके वो ओनर ही नहीं है। तो मस्जिद कमेटी वाले भी मेरे पास आए थे, मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा आपने किस बेसिस पे किसी प्राइवेट पर्सन के साथ एक लीज डीड की है जबकि आप इसके ओनर ही नहीं है। तो उसका वो गोल मोल जवाब दे के चले गए। लेकिन जो हमने अभी तक इंक्रूचमेंट किया है, इंक्रूचमेंट रिमूव किया है, वो उस पोर्शन पे है जो इसका एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आई हैव नो कमेंट्स टू मेक ऑन दैट लीज डीड वो उस जमीन पे है जो शायद मेरी जमीन नहीं, कोई और जमीन है। जिस ज़मीन से मैंने स्ट्रक्चर को हटाया है ये वो ज़मीन है जिस पे जो मेरी ज़मीन है, जो फ्लड एम्बैंकमेंट है, और जिस पे नाजायज़ तौर इसने नहीं काफ़ी और लोगों ने भी किया था, और जिन सब को हमने रिमूव कर दिया। देखिए, कहीं पे ऑनरेबल कोर्ट का स्टे मेरे एम्बैंकमेंट पे नहीं है। जो मेरा एम्बैंकमेंट है, जो मेरा बंड है फ्लड का,
वहाँ से एनक्रोचमेंट रिमूव करने पे कहीं पे भी हमारी पूरी वैली में कहीं नहीं कोई स्टे नहीं है। इनफैक्ट डायरेक्शन है ऑनरेबल कोर्ट की कि जहाँ जहाँ भी आपकी एनक्रोचमेंट उनको रिमूव कर दीजिए। जिस स्टे की आप बात करते हैं ना, वो कोई और ज़मीन है, वो ये ज़मीन नहीं है, वो शायद वो ज़मीन है जो इसके पीछे जहाँ इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। नाज़रीन, अनंतनाग के अंदर काफ़ी वक्त से मुसाफिर साहिबान ये शिकायत कर रहे थे कि वहाँ जो सोमो है या बाकी मिनी बस है, उनकी जानिब से ज़्यादा किराया वसूल किया जाता था और लोग अक्सर हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरे करते हुए भी नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए भी ये शिकायत आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से भी ये कहा गया है कि इस हवाले से उन्होंने कुछ लाइसेंस कैंसिल भी की हुई हैं और उन्होंने ड्राइवर साहिबान को मुतनबे किया है कि वो सरकार की जानिब से मुश्तर करदा जो रेट्स हैं, जो मुकर्रर करदा रेट्स हैं, वही मुसाफिरों से वसूल करे। अगर किसी ने इस ऑर्डर की वायलेशन की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस भी जो है वो मनसूख किए जाएंगे। इस हवाले से मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो मेरी आपसे अर्ज़ है ना कि हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर कहीं से कोई भी शिकायत हो तो हमारे जो फ़ोन नंबरात हैं, जैसे मेरा नंबर है 9419004241 और हमारे दूसरे इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका नंबर भी नोट करें आप 9906924490। इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए और अगर हो सके जो कंसर्न ड्राइवर है जिसमें बैठे हो उससे हमारी बात कराइए। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो हमें इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। मज़ीद हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि जो जेन्युइन रेट बनती है इनकी वो दीजिए, जैसे 2 रुपये 16 रुपये से पर किलोमीटर बनता है, इनको दीजिए जी, जो मतलब किराया बनता है पर इनका जायज़ किराया। हाँ, अगर उससे ज़्यादा ये मांग रहे हैं तो हमारे पास रिपोर्ट कर दीजिए, इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। हाल ही में हमने बहुत सारी गाड़ियों के फिटनेस ब्लॉक कर दिए हैं, लर्नर ये इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।